अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ डेन में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की जो हमारी मेहमान है इनका नाम है सबा। और सबा एक अपनी फ्रेंड की आबिदी लेकर आज हमारे पास आई हैं। तो चलें हम इनसे इनकी स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। जिस दोस्त की स्टोरी आप लेकर आई, बचपन की दोस्ती थी उसके साथ या? नहीं, अच्छा, वो चले मतलब सुनाएं हम फिर। साथ टीचिंग हाँ, करते थे तो अच्छा स्कूल टीच फ्रेंड थी। हाँ जी। अच्छा, टीचिंग करते थे मतलब मैं शुरू से बताएं क्या स्टोरी क्या थी। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने टाइम पास के लिए बस ऐसे नॉर्मली एक घर के पास स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया, जो कि मेरा हो गया। तो मैं टीचिंग के लिए जाने लग गई और मेरे 2 दिन बाद ही एक और लड़की आई जिसका नाम था सादिया। वो काफ़ी चुलबुली और हंसमुख मिजाज की लड़की थी। पढ़ाने के अलावा जो हमारा टाइम होता था, ब्रेक टाइम, फ्री टाइम, हम बहुत इंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक। इसी तरह हमारी दोस्ती गहरी होती गई और कभी वो मेरे घर चली आती थी और कभी मैं उसके घर चली जाती थी। इसी तरह हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। हम लोग काफ़ी इंजॉय करते थे हर टाइम एंड टाइम। स्कूल के अलावा फ्री टाइम जो हमारा होता था, बहुत इंजॉयमेंट होता था हमारा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, 1 साल गुजर गया। उसके बाद एक दिन वो आई और उसने बहुत खुश मिजाजी में मुझे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें मैंने एक बात बतानी है। तो मैं भी बहुत एक्साइटमेंट आ गई कि भाई क्या बात है। तो पढ़ाई के बाद हमें जो फ्री टाइम मिला तो उसमें हमारी बात हुई। उसने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता हो गया है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि भाई ये अचानक ये सब क्या है? तो उसने मुझे कहा कि मेरी दादी ने हमारा रिश्ता किया है मेरे चचाज़ाद भाई के साथ और रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उससे कहा कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है तुम्हें वो पसंद भी है? तो उसने कहा कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, एक चचाज़ाद भाई है मेरा। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ मेरा रिश्ता हो जाएगा या उनके लिए प्रपोज़ल आएगा। तो खैर बात हो गई। तो उसने मुझे कहा कि आज मेरा लास्ट डे है। तो नेक्स्ट 10 दिन में शादी की तकरीबात शुरू है। मैं बहुत हैरान हुई कि एकदम इतनी जल्दी। तो उसने कहा कि हाँ दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो चाहते हैं कि उनकी आंखों के सामने हमारी शादी हो जाए। मैंने इस चीज़ को समझा और मैंने कहा चलो ठीक है। उसने फिर एक मुझसे फ्रेंडली ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा कि भाई तुमने आना है और लाजमी आना है और तुम मेरी शादी में हर चीज़ में आगे रहोगी। तो दोस्ती मेरी बहुत गहरी अच्छी दोस्ती थी। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर। तो इस तरीके से वो रुखसत हो गई, मुझसे चली गई। तो बहुत मुश्किल टाइम गुज़रता था स्कूल में, लेकिन अच्छा था कि फिर अचानक तो 4-5 दिन बाद वो आई मेरे घर अपनी अम्मी के साथ कार्ड देने के लिए। और वहाँ उसकी अम्मी ने कहा मेरी मम्मा से कि भई आप सबा को भेज दें। तो तकरीबन ये मेहंदी वाले दिन से लेकर बारात तक हमारे घर ही रहेगी। उसने बहुत ज़ोर दिया कि नहीं भाई ये दुल्हन की फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है तो ये साथ ही रहेगी। जिस पर मम्मा ने पहले इनकार किया, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पर मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, आप इसे ले जाना लेकिन इसका भाई रात में पिक कर लिया करेगा। जिस पर वो राज़ी नहीं हुई और बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद मुझे 1 दिन की इजाज़त मिल गई कि मैं अच्छा, मेहंदी वाले दिन उसके घर रुक सकती हूँ। सही। तो उसके मेहंदी का दिन आ गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और उसकी मेहंदी का दिन आ गया। मैं तो उन्होंने कोई हॉल वगैरह बुक नहीं करवाया था, अपने घर की छत पर ही टेंट लगाया था, जो कि साइड में टेंट था लेकिन छत उसकी ओपन थी, खुले आसमान के नीचे था। उसकी दादी भी वहाँ मौजूद थी। तो करते कराते 10 बजे तक इवेंट स्टार्ट हुआ। तो हंसी मजाक, ढोलकी वगैरह, उसे भी पीला जोड़ा पहनाया गया और वो बहुत हसीन लग रही थी, बहुत मासूम। और उस पर मेहंदी का जोड़ा भी बहुत रूप दे रहा था, बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी वो। मैंने खुद भी कई बार उसकी तारीफ़ की और उसे बताया कि वो कितनी हसीन लग रही है। हंसी मजाक होता रहा और उसकी दादी ने बार बार कहा कि आप लोग इसको नीचे ले जाओ, कि खुले आसमान के नीचे इस तरह इसका रहना अच्छी बात नहीं है, कि ये माइयों के जोड़े में है। लेकिन उसने दरगुज़र किया और हम लोग वहाँ हंसी मजाक करते रहे, ढोलकी वगैरह होती रही, डांस भी हुआ। दादी की बात नहीं समझी उसने? नहीं, दादी की बात को दरगुज़र किया गया है कि बुज़ुर्ग हैं, वो थोड़े ओल्ड टाइप की हैं। रसूमात और तकरीबात चलती रही।
और दादी गुस्सा करती रही, लेकिन वो नहीं सुनी, इस बात को नहीं समझी। तो दादी गुस्सा करके नीचे आ गई और रसूमात चलती रही तकरीबन सुबह 4-5 बजे तक। तो उसके बाद हम सोने के लिए चले गए, सब अपने अपने रूम में चले गए, अपनी जगह बिस्तर पर। तो हम भी सोने के लिए चले गए, मैं उसके साथ थी उसके रूम में। तो हम लोग सोए जैसे, तो मैं तो गहरी नींद में, क्योंकि थकावट में थी, सारी रात जागी हुई थी, मैं गहरी नींद में थी, मैं तो सो गई। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी बेचैन और बेताब सी थी, कि मचलना उसका, नींद नहीं आ रही थी। और सुबह तकरीबन जब हम 10-11 बजे उठे तो वो उसका सर काफ़ी भारी भारी था और बुखार भी था। लेकिन क्योंकि अगले दिन बारात थी तो हमारे पास वक्त कम था, खैर उसको हमने उठाया, दवाई वगैरह मामूली सी दी। और ये बात दादी को पता चल गई, वो आई, उन्होंने पहले तो बहुत गुस्सा किया, डांटा भी कि तुम्हें मना कर रही थी, माइयों की दुल्हन हो तुम, और तो इस तरह खुले आसमान के नीचे उपटन वगैरह लगाना, मेहंदी, तो ये सब गलत था, देखो अब भुगतो। फिर उन्होंने कुछ पढ़ा और सादिया पे दम करके वो चली गई। मैं और सादिया भी उठे, क्योंकि अगले दिन बारात थी तो हमें पार्लर जाना था। तो उसके भाई ने हमें पार्लर ड्रॉप किया। वो बहुत खुश थी, वहाँ उसकी हर सर्विसेज हो रही थी जो एक ब्राइड की जाती है, और उसको मेहंदी वगैरह लग रही थी, बहुत खुश थी, बहुत बातें हो रही थी। और मैं भी बातों बातों में उसे छेड़ रही थी, उसके मंगेतर का नाम लेकर आया, उसके मंगेतर का नाम नौमान था। तो मैं भी उसे बहुत छेड़ रही थी, बार बार मजाक हंसी उसी के नाम की हम उससे बातें कर रहे थे। उसके हाथ पे उसका नाम लिखा गया। बहुत अच्छा था कि वो बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर, अपनी शादी को लेकर, अपनी इस नई ज़िंदगी को लेकर वो बहुत खुश थी। मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था, हालांकि वो चुलबुली लड़की थी, लेकिन मैंने उसे कभी इतना खुश और इतना दिल से खुश नहीं देखा था मैंने उसको। सही। फिर करते कराते शाम के 5-6 बज गए, तो इसका भाई आया हमें लेने के लिए। वो रेडी थी, हमने कॉल की तो उसका भाई आया हमें लेने के लिए। उसका भाई बहुत अफसरदा और परेशान था। वो इतनी खुश थी और हम अपनी बातों में इतना मगन थे कि हमने उस पर गौर नहीं दिया। हमने कहा शायद ऐसे ही कोई बात होगी, कोई टेंशन होगी, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि जब हम घर पहुँचे तो एक कोहराम मचा हुआ था, एक अजीब समा था कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हम भी दुआएं करने लग गए। बहुत देर बाद तकरीबन दादी तो वापस नहीं आई, लेकिन उनका जनाजा घर आ गया था कि दादी का इंतकाल हो चुका था। ओह। तो इसकी वजह से फिर शादी तो पोस्टपोन होनी थी। तो वक्त के साथ दादी की रसूमात हुई, उनकी तदफीन वगैरह हुई इशा के वक्त की। उनकी ख्वाहिश थी कि उनको ज़्यादा ना रखा जाए। वो अक्सर ही कहा करती थी कि मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को ज़्यादा ना रखा जाए। तो जबकि घर वालों ने सब वही किया और इशा के वक्त उनकी तदफीन कर दी। तदफीन के बाद जब सब बड़े बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए तो यही डिसाइड हुआ कि सेलम के बाद सादिया का निकाह कर दिया जाएगा, सादगी से रुखसती हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, मेरी फैमिली आई हुई थी, तो भाई अम्मी सब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है चलें। उसके बाद मैं घर आ गई। तो तकरीबन 1 हफ़्ते बाद मेरी दोबारा उससे मुलाकात का दिल चाहा, मैं उसके घर गई। तो वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी कि भारीपन उसकी तबीयत में महसूस हो रहा था। वो मुझे एक अजनबी तरीके से ट्रीट कर रही थी कि जैसे मैं उसकी कोई गहरी दोस्त ही नहीं हूँ, हमारा कोई इतना रिलेशन, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो बहुत अजनबी तरीके से मुझसे बात कर रही थी। वो चाह रही थी कि मैं मुख्तसर बात करूँ और उठ जाऊँ, जबकि मैं तो चाहती थी कि मैं उसके साथ 4-5 घंटे स्पेंड करूँ। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई थी, उससे बातें करूँ, उससे मालूम हो कि वो अब कैसी है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बस चाहती थी कि मैं निकल जाऊँ। तो मैंने अपने भाई को वापस भेज दिया था, क्योंकि मैं तो चाहती थी मैं उसके साथ लंबा टाइम स्पेंड करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रवैया देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, वो मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाह रही है। तो मैंने अपने भाई को कॉल की कि आके मुझे ले जाएं, और मैंने आंटी को बताया कि मैं घर जा रही हूँ। मैंने अपने भाई को बुलाया, उन्होंने मुझसे माजरत की और कहा कि मतलब मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों जा रही हो, क्योंकि ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। जब से मतलब कि शादी पोस्टपोन हुई है तो उसके बाद से ये बहुत अकेली रहने लग गई है। इसकी दादी चली गई, ये अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, तो हमें लगता है कि ये उस वजह से बहुत अकेली अकेली रहने लग गई है। बहुत अजीब हरकतें करती है कि एकदम इसके कमरे में कोई जाए तो डर जाती है,
खुद से बातें करती है, शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही बातें करने लग जाती है, अजीब हरकतें करती है। तो मैंने उससे कहा कि आंटी आप इसको कोई दम वगैरह करवाएं, किसी बाबा वगैरह के पास लेके जाएं, नज़र वगैरह ना हो, कोई मसला ना हो। तो उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं, हम बेटा इन चीज़ों को नहीं मानते, और अगर ऐसी बात मैंने घर में की तो आराम मच जाएगा। मैंने फिर कहा कि आप दिखा दें, घर में ना बताएं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं हुई और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं ख़ुद इस पर पढ़कर फूंक रही हूँ, नज़र वगैरह उतार रही हूँ तो ठीक हो जाएगी, कुछ दिन में सदमा है और शादी पोस्टपोन हो गई है तो इस वजह से वो शायद अकेली है। मैं मान गई। इतने में मेरा भाई आ गया था तो मैं अपने घर चली गई। तो मैं अपने घर आ गई और अपनी डेली रूटीन में आ गई, मैं वापस टीचिंग वगैरह स्कूल जाना। तो मैं उसको कॉल करती थी अक्सर, तो कभी तो वो बहुत खुल के बात करती थी, एहसास होता था कि वो मतलब मुझसे बिल्कुल भी अजनबियत महसूस नहीं करती, और खुल के बात करना, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करना। और कभी तो ऐसा करती थी कि कॉल्स करती रहती थी, नहीं उठाना। 2-3 कॉल्स की मैंने तो फिर उठा के कह देती थी यार मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। तो मैं ये उसकी अजनबियत महसूस कर रही थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा कल सादिया की दादी का 40वां है तो जाना है। जबकि महीना डेढ़ गुज़र चुका था तो मैं इस चीज़ को भूल गई थी। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद आया, मैं भूल गई थी, तो मैं कल ऑफ़ कर लूँगी, चलेंगे। अम्मी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह के टाइम का वक्त था तो मैंने कहा चलो थोड़ा पहले चली जाती हूँ, उससे वक्त गुजारूँ, कुछ बातें करूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत मिस कर रही थी कि हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। लेकिन वो अजनबी हो गई थी बिल्कुल। मैं उसके घर गई, उससे बात करनी चाहिए मगर फिर उसका वही मामूल जैसा रवैया, बात नहीं की। थोड़ी बहुत बात की, फिर अजनबियत से उसने ज़ाहिर की। तो जब मैंने अजनबियत महसूस की तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आ गई जहाँ सब बैठे हुए थे, तो कुरान पाक पढ़ा जा रहा था। मैं भी आके वहाँ पे सिपारा उठाया और पढ़ने लग गई। इसी तरह मेरी कोशिश थी कि मैं बस जल्दी से पढ़ लूँ और अम्मी के साथ घर चली जाऊँ, लेकिन काफ़ी देर थी तो उसके सब घर वाले, सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो गए। तो वहाँ नौमान भी मौजूद था। जबकि उसने अपनी अम्मी के आके कान में कुछ बात की तो उसकी अम्मी ने कहा हाँ करती हूँ। तो नौमान थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि अम्मी कब बात करेंगे आप। तो मैंने ये चीज़, सब ने अचानक उनकी तरफ देखा, मैंने भी अचानक देखा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो फिर उसकी अम्मी ने कहा कि भाई हम ये रिश्ता नहीं रखना चाह रहे। तो सादिया की अम्मी बहुत हैरान हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, आखिर हमारी बेटी से क्या गलती हो गई है कि आप लोग रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। तो चचा ने अजीब सी गुस्सैली नज़रों से चची को देखा तो उन्होंने कहा कि अब बस, उनके बाद दादी के पीछे ज़िंदगी उनकी अज़ाब बनाई हुई थी, तो अब वो नहीं रही तो अब ये रिश्ता भी नहीं रहेगा। सादिया की अम्मी ने माज़रत की और पूछा कि भाई क्या मसला है, आखिर कोई बात है, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है तो आप बताएं। तो ऐसा उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं ऐसा, आपकी बेटी रात मेरे बेटे को मैसेज करती है और उसकी दोस्तें भी मतलब मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हैं, तो हम ये चीज़ पसंद नहीं करते। जबकि सादिया उठकर आ चुकी थी उस वक्त कमरे से ड्राइंग रूम में। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोल रही हैं। तो उसकी अम्मी चिल्लाई नौमान की और कहा कि नहीं ये सब सच है, ये मैसेजेस करती है और तुम्हारी माँ की भी तो दूसरी शादी है। उसने सादिया को इस बात का ताना दिया कि तुम्हारी माँ की दूसरी शादी है तो तुम भी इसी तरह होगी। उसकी किरदार पे उसकी बातों उंगली उठाई, बातें की। तो सादिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और इस तरह उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। सादिया रोने लग गई। मैं सादिया के पास गई, उसे समझाया, लेकिन वो पहले ही बहुत अपसेट थी और अचानक 40वें पर इस तरह रिश्ता टूटना, जबकि 40वें के बाद तो शादी की बात थी, लेकिन इस तरीके से अचानक रिश्ता टूटना, वो काफ़ी अपसेट और महसूस हो रही थी। मुझे रो रही थी वो, बहुत मुश्किलों से मैंने उसको समझाया। मैं उसके कमरे में थी, उसको चुप करवा रही थी, वो बहुत रो रही थी कि अचानक अम्मी आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि चलो घर चलो, देर हो रही है। तो काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने कहा चलें। मैंने सादिया को तसल्ली दी, हौसला दिया और मैं अपनी अम्मी के साथ आ गई। हम लोग वापसी में रक्शे में आ रहे थे तो मेरी अम्मी ने ऐसे ही मुझसे पूछा कि तुम लोग क्या उसे मैसेज करते। तो मैंने कहा नहीं अम्मी ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उसकी अम्मी जो कह रही थी कि इसकी दोस्त भी डोरे डालती है। तो मैंने कहा अम्मी उनका दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हैं वो, खामख़ा में ऐसे बोल रही थी। जबकि मैं तो सादिया से बात करती थी, अक्सर उसको छेड़ती भी थी कि नुमान का कोई मैसेज आया तो वो कहती थी नहीं हम बात नहीं करते फ़ोन पे। तो वो तो हमेशा यही कहती थी, सादिया मुझसे कुछ छुपाती भी नहीं है।
तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसे खुद छेड़ती थी कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें प्यार नहीं करता या तुम उसे पसंद नहीं करती, कुछ ऐसा है क्या, तो मुझे बताओ। तो वह कहती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों में बात नहीं होती है, बस शादी के बाद ही बात होगी। तो हम इस बात को इतना खींचा भी नहीं अम्मी ने, क्योंकि अम्मी को मेरे किरदार के बारे में पता था, अम्मी जानती थी कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो अम्मी ने इस बात को इतना नहीं खींचा, बात ख़त्म हो गई, हम लोग घर आ गए। मैं फिर अपनी डेली रूटीन में आ गई स्कूल में। मैं चाहती थी कि रिश्ता, शादी जो कुछ भी था सब ख़त्म हो चुका था, तो अब सादिया भी दोबारा से ज्वाइन करे टीचिंग। बट मैं कॉल करती और उससे आने का कहती, वो हमेशा कहती मैं बिज़ी हूँ। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तुम कहाँ बिज़ी हो, तुम्हारे घर में कोई इतने काम नहीं है कि तुम बिज़ी हो। तो उसने मुझे कहा कि नहीं वो मुझे नहीं आने देते, वो कहते हैं बस कमरे में रहो, वो मुझे नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा अच्छा कौन? तो उसने मुझे कहा कि बस है कोई, तुम्हें क्यों बताऊँ। तो मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उससे हंसी मजाक में बात की कि अच्छा तो ठीक है, मैं आऊँगी कुछ दिन में तो बात होगी। मुझे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, वो खुश है। तो मैं कहा ठीक है। तो उसने भी बात मुख्तसर की और फ़ोन रख दिया, मैंने भी खुदा हाफिज़ कह के फ़ोन रख दिया। और मुझे 2-3 दिन गुजर गए, मुझे तशवीश थी इस बात की कि आखिर वो है कौन। तो मेरा यही था कि बस जल्द से जल्द उसके घर चक्कर लगे, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। सैटरडे के दिन अम्मी ने इत्तेफाक से बिरयानी बना ली, जो कि सादिया को बहुत पसंद थी, मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी। तो मैंने बस चाहा कि बस मौका मिल गया है, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी बिरयानी पैक कर दे, मैं सादिया की तरफ लेके जाऊंगी। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। भाई आया, अम्मी ने बिरयानी पैक कर दी और मैंने भाई को लिया बस और उसके घर की तरफ आ गई। और मैं उसके घर आई तो दरवाज़े पे उसकी अम्मी आई, तो मैंने कहा आंटी सादिया घर पर है? तो आंटी ने कहा हाँ घर पर है, सोई हुई है। उनकी अम्मी का रवैया बहुत उदास सा था। तो मैंने कहा आंटी खैरियत, सब ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, तुम बताओ कोई काम है? मैंने कहा हाँ मैं ये सादिया के लिए बिरयानी लाई हूँ। सही तो है। उन्होंने मेरे हाथ से बिरयानी ली और कहा कि अंदर आ जाओ। ठीक है। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझसे, बहुत उदास थी और मतलब एकदम गले लगा लिया और रोने लग गई, कहा कि सादिया की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा आंटी क्या हो गया? अभी तो 2-3 दिन पहले उससे बात की और मुझे जहाँ तक लग रहा था वो तो खुश थी थोड़ी। तो आंटी ने कहा कि नहीं उसकी तबीयत ख़राब है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं जब उसके कमरे में गई तो मैं एकदम बेसाख्ता, मेरे मुंह से चीख निकलनी थी कि वो बस उल्टी पड़ी हुई थी और उसके हाथ पांव टेढ़े थे। और मैंने आंटी से कहा कि आंटी ये सब क्या है, आप इसको सीधा करें। तो आंटी ने कहा कि नहीं, मैं इसको जितनी बार सीधा करते हैं हम लोग ये फिर ऐसी हालत में आ जाती है, अकेले में बातें करती है, गुर्राती है, चीखती है। तो मैंने कहा आंटी आप, फिर मैंने वही बात की कि आंटी आप इसे कहीं लेकर जाएं दम वगैरह में। तो आंटी ने फिर वही कहा कि नहीं हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, तो हम इसका इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर से। मैंने कोशिश की लेकिन आंटी नहीं मानी। जब मैंने उसकी हालत देखी कि इतनी खूबसूरत लड़की, गोरे रंगत वाली लड़की बिल्कुल काली पड़ गई थी, वो हड्डियों का ढांचा, उसकी नसें तक नज़र आ रही थी, आंखों के नीचे हल्के थे। मेरा रोना नहीं रुक रहा था क्योंकि मुझे उससे दिली मोहब्बत थी, दोस्त थी वो मेरी। तो मैंने यहाँ आंटी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की कि आंटी इसे एक दिन आप मेरे घर ले आए, तो आप भले कहीं ना लेकर जाएं, घर में मसला होगा तो आप मेरे घर ले आएँ। मेरे अंकल हैं तो वो मतलब कोई तावीज़ वगैरह नहीं करते हैं, वो बस अल्लाह वाले हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको इस चीज़ का इल्म है, तो वो इसको देख लेंगे। तो मेरे बहुत ज़ोर देने पर आंटी ने मुझे कहा कि ठीक है मैं इस जुम्मे को ले आऊँगी। तो मैंने चाहते हुए दोबारा आंटी से कहा कि आंटी प्लीज़ इसे ले आइएगा, कोशिश करें। तो आंटी ने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन मैंने कॉल की आंटी को जुम्मे वाले दिन कि आंटी आप ले आएँ इसको। तो आंटी ने कहा कि नहीं आज जुम्मा है, आज इसके पापा घर पे हैं तो वो नमाज़ वगैरह के लिए जाएंगे, तो मैं नहीं लेके आ सकती आज। आंटी से मैंने बहुत कहा लेकिन आंटी नहीं मानी और कहा कि इंशाल्लाह मैं कल ले आऊँगी, लेकिन लाने से पहले तुम्हें कॉल करूँगी। मैंने कहा चले ठीक है। फिर खैर हफ्ते वाले दिन मैंने कॉल की तो आंटी ने कहा हाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद ले आती हूँ। मैंने अपने अंकल को कॉल कर दी, हनीफ़ अंकल को, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो उनके आने से पहले सादिया और उनकी अम्मी आ चुकी थी। सादिया बिल्कुल नॉर्मल थी, उनके आने से पहले बिल्कुल ठीक बातें कर रही थी। जैसे ही वो आए और उसके सामने हुए तो वो एकदम उसका रवैया बदल गया, वो चीखने चिल्लाने लग गई, कुराने लग गई
और चीख कर कहने लगी कि ये क्यों आया, इसको बाहर निकालो। अजीब तरह का उसका बिहेव हो गया। और वो जिस आवाज़ में बातें कर रही थी वो सादिया की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी, बहुत भारी और अजीब खौफनाक आवाज़ थी। तो अंकल ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं और उसकी अम्मी उसके बराबर में बैठी हुई थी, तो उसने मतलब गुस्से और चिल्लाने की वजह से हमारे हाथ पकड़े इतने ज़ोर से कि उसके नाखून मुझे चुभने लग गए और मैंने तकलीफ़ की वजह से उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। अंकल ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन वो कोने में एक सोफ़े पर बैठकर कुछ पढ़ने लग गए। पढ़ते वक्त भी वो चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन आंटी ने उसे पकड़ के रखा, मेरी अम्मी ने उसे पकड़ के रखा। और अंकल पढ़ने के बाद अंकल ने कहा कि आप इसकी कोई चीज़ मुझे दे दें, मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। आंटी ने कहा मैं क्या दे सकती हूँ इस वक्त। तो मैंने कहा आंटी आज इसका दुपट्टा दे देते हैं। मैंने अपना दुपट्टा लाकर सादिया को दिया और उसका दुपट्टा लेकर अंकल को दिया और अंकल चले गए। सादिया फिर नॉर्मल हो गई, नॉर्मल बातें की। और फिर कुछ देर बाद आंटी ने कहा कि मैं इसे घर लेके जाती हूँ, देर हो गई है, इसके पापा गुस्सा करेंगे। तो हमने कहा चलें ठीक है आंटी, हम आपको कल बताएंगे। तो आंटी सादिया को लेकर अपने घर चली गई। तो अंकल दूसरे दिन आए और अंकल ने बताया कि सादिया के ऊपर जिन्नात आशिक हैं, इसके ऊपर बहुत बुरे तरीके के असरात हैं कि ये कहीं खुले आसमान के नीचे बैठी है। तो मुझे अचानक याद आया, तो मैंने अंकल को बताया कि वो उसकी मेहंदी वाले दिन खुले आसमान के नीचे बैठी हुई थी और मेहंदी वगैरह लगा रही थी, उसकी दादी भी मना कर रही थी। तो अंकल ने पूछा कि फिर शादी क्यों नहीं हुई। मैंने फिर उनको बताया कि उनकी दादी का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी शादी रुक गई थी और अचानक से 40वें वाले दिन उसके घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया, तो बात ख़त्म हो गई। तो अंकल को जब मैंने वजह बताई तो अंकल ने कहा कि नहीं बेटा, बड़े मामलात हैं, रिश्ता ख़त्म करने में उनके घर वालों का हाथ नहीं है। तो मैंने हैरानगी से अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने बताया कि बेटा जो वो मेहंदी लगा रही थी तो उस वक्त वहाँ से जिनका गुज़र हो रहा था और वो उस पर आशिक हो गया था, जो कि उसकी दादी बार बार उसके ऊपर पढ़कर फूंक रही थी, बार बार उसकी नज़र उतार रही थी, उसके ऊपर पढ़ रही थी, फूंक रही थी। तो ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसकी दादी उसके रास्ते में आ रही थी, तो इसलिए उसने उसको मार दिया। और अब मैं जो इतनी जल्दी तुम लोगों के घर आया हूँ तो मुझे भी यही टेंशन है कि अब तुम लोग उसके रास्ते में आ रहे हो। वो बर्दाश्त नहीं कर रहा कि कोई भी उसके बीच और उसके और सादिया के बीच में आए। तो मैं अब अंदर आने से पहले तुम्हारे घर का हिसार बांध के आया हूँ और उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से मना किया कि अब तुम खुले आसमान के नीचे मगरिब के बाद नहीं बैठना, और जब तक ये उसका इलाज चलेगा 8-10 दिन तो तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने कहा कि किस तरीके से उसका 8-10 दिन इलाज चलेगा, उसकी तो घर वाले इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे। तो अंकल ने फिर अम्मी अब्बू से बात की कि आप लोग जाएं उनके घर, बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है तो मनाएं उनको। तो अम्मी अब्बू ने कहा ठीक है। उसी शाम अम्मी अब्बू उसके घर गए और उसके वालिद साहब से बात की, उसकी वालिदा से बात की। तो उसके आंटी शायद मान जाती, लेकिन उसके वालिद साहब थोड़े सख्त मिजाज इंसान थे। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम भी थोड़ा बहुत दम वगैरह करवा रहे हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल इस चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन जिन्नात वगैरह का कोई असरात नहीं है, बल्कि हमारी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। हमने डॉक्टर को दिखाया है, तो नेक्स्ट वीक इसका ऑपरेशन होगा, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी। और अगर ना हो सकी खुदा ना ख्वास्ता तो हम फिर आपकी बात के बारे में सोचेंगे। तो ट्यूमर का तुम्हें नहीं पता था? नहीं, मुझे ट्यूमर का नहीं पता था और शायद ऐसा कुछ था भी नहीं पहले। शायद वो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से या एकदम स्ट्रेस की वजह से हुआ है। ऐसा पहले तो कुछ नहीं था कि हमें पता हो कि उसको ट्यूमर है, जबकि वो तो मुझसे हर बात अपनी शेयर करती थी, पर्सनल घर की हर चीज़ शेयर करती थी। अच्छा। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था। फिर अब्बू ने ज़्यादा फोर्स देना मुनासिब नहीं अच्छा, समझा। यानी ट्यूमर के बाद अब पता चलने के बाद फिर अब्बू ने फोर्स नहीं किया ज़्यादा? नहीं, अब्बू ने फिर मुनासिब नहीं समझा कि उनको ज़्यादा फोर्स किया जाए, जब वो एक चीज़ पे एग्री हैं कि ब्रेन ट्यूमर है और नेक्स्ट वीक उसका ऑपरेशन है। तो अब्बू ने ज़्यादा ज़ोर देना मुनासिब नहीं समझा और अब्बू घर आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि अंकल ये कह रहे हैं कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर मैंने आंटी को कॉल की और मालूम किया, तो उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट वीक इसका ऑपरेशन है तो इंशाल्लाह ये बेटर हो जाएगी। बात ख़त्म हुई, मैंने फ़ोन रख दिया। तो नेक्स्ट वीक उसका ऑपरेशन था। तो गई नहीं ऑपरेशन में तुम? नहीं, मिलने नहीं गई पता चला जब? तो नहीं, क्योंकि मुझे अंकल ने सख्ती से मना किया था कि तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने अपने स्कूल से भी ऑफ़ लिया हुआ था।
मैं स्कूल में अच्छा, नहीं तुम जा फॉलो रही थी। कर रही थी जी, प्रॉपर रूटीन? मैं प्रॉपर, क्योंकि हम इन चीज़ों पे कुछ बिलीव करते हैं, तो मैं प्रॉपर अपने अंकल की बात को फॉलो कर रही थी। मैं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, तो मैं नहीं गई। नेक्स्ट वीक मेरे फ़ोन पर बेल हुई, तो मैंने देखा कि वो आंटी की कॉल थी। मैंने फ़ौरन से कॉल उठाई और आंटी की रोती हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी और मैं बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होते होते मेरे जहन में और मेरे दिमाग में जो अल्फाज गूंज रहे थे वो यही थे कि सादिया अब इस दुनिया में नहीं रही। वो जिन ले जाना चाहता था सादिया को, ले गया कैसे भी। मेरी दोस्त को ले गया, मेरी दोस्त नहीं रही इस दुनिया